चलिए जी, वेलकम अगेन टू द टेक्स क्लब बाय सी रोहित श्रीवास्तव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया हो। कुछ वीडियोस हमने अपलोड करी, शायद पार्ट 3 तक अपलोड करे हैं। सर्च एंड सीजर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। अभी तक हमने सर्च एंड सीजर में जो मोस्ट लेटेस्ट टॉपिक हमने डिस्कशन करा सेक्शन 132 में, हम बात कर रहे थे पावर ऑफ ऑथराइज ऑफिसर की। सब ऑथराइज ऑफिसर्स की क्या पावर होती है, ऑथराइजिंग ऑफिसर, ऑथराइज ऑफिसर कौन क्या होता है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है, तो आप रेफर कर सकते हो वीडियोस को। और ये कैमरे की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। चलिए जी, तो पावर ऑफ ऑथराइज ऑफिसर में हमने बात करी थी पावर विद रेफरेंस टू सर्च ऑफ पर्सन में, पर्सन के रेफरेंस में किसी ऑथराइज ऑफिसर की क्या पावर हो सकती है। इसमें हमने फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 132 पढ़ा था। उसके बाद मैंने बात करी थी पावर विद रेफरेंस टू बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी। इससे रिलेटेड भी हमने कुछ बातें करी थी। और ये भी हमने डिस्कशन करा था कि भैया स्टॉक इन ट्रेड किसी भी कीमत पर सीज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अनअकाउंटेड कैश है और चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड की फॉर्म में ही हो, लेकिन फिर भी वो सीज किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट केस को हमने डिस्कशन करा था एसआर बाटली बॉय का और यूके महापात्रा साहब का। उसके बाद हमने सेकेंड प्रोवाइजो डीम्ड सीजर्स का पढ़ा था और हमने पढ़ा था रिस्ट्रेन ऑर्डर सेक्शन 132(3) में, जहां पे मैंने डिस्कशन करा था रिस्ट्रेन ऑर्डर बेसिकली सीजर नहीं होता बल्कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है, अटैचमेंट ऑर्डर होता है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अब जरा थोड़ा सा और सेक्शन 132(1)(a) की तरफ। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। हालांकि ये फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 132 के साथ ही मुझे कवर कर लेना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा ना ये रिलेटेड ही लगेगा, लेकिन चलिए ठीक है, वहां नहीं पढ़ा, यहां पढ़ लेते हैं सेक्शन 132(1)(a) में। देखिए क्या है बात कुछ इस तरह से है। बात कुछ इस तरह से है, मान लीजिए मिस्टर डेविड, जो कि दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, जो कि दिल्ली में रहते हैं और इनकी ऑफिस मुंबई में भी है। मिस्टर डेविड जो कि दिल्ली में रहते हैं, इनका ऑफिस मुंबई में भी है। इनके यहां रेड पड़ी, इनके यहां रेड पड़ी और सर्च वारंट में लिखा था कि इनके दिल्ली ऑफिस और मुंबई ऑफिस को सर्च एंड सीजर किया जाए। ठीक है, सर्च वारंट में लिखा था इनके दिल्ली और मुंबई दोनों एड्रेस के बारे में कि भैया इनका दिल्ली ऑफिस और इनके मुंबई ऑफिस पे सर्च सीजर की प्रोसीडिंग करी जाए। बहुत पैसा कमा रहे हैं, इनकम टैक्स वगैरह भरते नहीं है, तो चलिए इन पे सर्च मारी जाती है, रेड करी जाती है। ठीक है भैया, अथॉरिटी जो है दिल्ली में सर्च कर दिया, रेड मार दी, और मुंबई में रेड मार दी। मुंबई में इनका एक पर्टिकुलर ऑफिस था, ऑफिस नंबर 1, वहां पे रेड मार दी। दिल्ली में ऑफिस नंबर 1, यहां पे रेड मार दी। अब जो रेडिंग अथॉरिटी थी जिन्होंने रेड मारी मुंबई ऑफिस में, जब ये मुंबई में रेड मार रहे थे तो इन्हें पता चला कि भैया इनके मुंबई में ना एक ऑफिस और है। मान लीजिए मुंबई में इनका सेंटा क्रूज में ऑफिस था और एक ऑफिस इनका अंधेरी में था। अब सर्च वारंट में लिखा था कि इनके मुंबई के सेंटा क्रूज में रेड करनी है और इनके दिल्ली के ऑफिस में रेड करनी है। हमेशा ध्यान रखना कि जिस जिस लोकेशन पे, जिस जिस बिल्डिंग में, जिस जिस जगह पे रेड करी जाती है, वो सर्च वारंट में मेंशन होता है, वो सर्च वारंट में मेंशन होता है। ठीक बात है। तो सर्च वारंट में इनके मुंबई के सेंटा क्रूज ऑफिस में रेड के बारे में लिखी थी बात। अथॉरिटी जब रेड मारने गई तो इनको पता चला, अथॉरिटी को, मुंबई में इनका अंधेरी में भी ऑफिस है और वहां पर भी कुछ काम के डॉक्यूमेंट्स और कुछ कैश वगैरह मिल सकता है। अब लेकिन सर्च वारंट में तो मेंशन ही नहीं है अंधेरी ऑफिस के बारे में।
अब अथॉरिटी के पास क्या ऑप्शन है कि भैया वापस दिल्ली आओ और यहां के सीआईटी के पास से अप्रूवल लो, या जो भी ऑथराइजिंग ऑफिसर्स हैं, ऑथराइजिंग अथॉरिटी है, उनसे अप्रूवल लो और सर्च वारंट में अंधेरी वाले का भी एड्रेस ऐड कराओ। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, जब सेंटा क्रूज वाले ऑफिस में ऑलरेडी रेड चल रही है, आप दोबारा दिल्ली में सीआईटी या जो भी ऑथराइजिंग अथॉरिटी है वहां से अप्रूवल लेने जाओगे तो अंधेरी में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये तो यहां से गायब करा देगा डेविड साहब। तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है, एक काम करते हैं कि किसी लोकल कमिश्नर, मतलब उस अथॉरिटी का जो कमिश्नर होगा, उस मुंबई या सेंटर को अंधेरी जो भी अथॉरिटी में जो लोकल सीआईटी वगैरह होगा, उससे ऑथराइजेशन ले लो, उसी से ऑथराइजेशन ले लो और उसको कहो कि सर देखिए ये डेविड बंदा दिल्ली का है, इस पे हमने रेड डाली है, इसके दिल्ली ऑफिस पे रेड चल रही है, इसके मुंबई के सेंटा क्रूज ऑफिस में रेड चल रही है, अब हमें पता चला इसका एक ऑफिस अंधेरी में भी है, ऑथराइजेशन लेने जाएंगे तो ये तो डॉक्यूमेंट सब गायब करवा देगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है ऑथराइजेशन आप प्रोवाइड करा दो और हम इसके अंधेरी में भी रेड डालना शुरू कर दें। तो क्या ऐसी पावर है? लॉ कहता है सब ऐसी पावर है, वहां का लोकल कमिश्नर या जो भी ऑथराइजिंग अथॉरिटी है वो रेडिंग पार्टी को ऑथराइज कर सकती है कि भैया आप यहां पर रेड डाल दो, क्योंकि अगर वो ऑथराइज नहीं करोगे और वापस वो दिल्ली जाएंगे तो रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ऐसा ऑथराइजेशन वो सीआईटी देगा फॉर्म 45B के अंदर। अब आप ध्यान दो, जो हमने फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ा था, हमने वहां पे पढ़ा था कि साहब मुंबई में डाली, पता चला उसका पुणे में भी है, तो पुणे के सीआईटी से जो है हम अप्रूवल ले लेंगे। हमने वहां पे पढ़ा था फॉर्म 45A के तहत, यहां पे हम पढ़े 45B। अब यहां पे बस डिफरेंस दोनों में ये है कि लोकेलिटी सेम है, लेकिन बिल्डिंग हमारी एक बिल्डिंग एडिशनल बिल्डिंग पे हमें रेट डालनी है जो कि हमारे सर्च वारंट में मेंशन नहीं है। लेकिन फर्स्ट प्रोवाइजो में हमने लोकेशन ही दूसरी थी, यहां पे हमारी लोकेशन सेम है लेकिन एक बिल्डिंग एडिशनल है। तो लगभग तभी मैंने बोला फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 132 और सेक्शन 132(1)A लगभग सेम है, 45A 45B। अब जरा प्रोविजन पढ़ लेते हैं, क्या हमने जो बात पढ़ी, जो बात समझी, क्या वही है? कहता है कि वेयर सर्च फॉर एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट और असेट्स हैज बीन ऑथराइज्ड बाय एनी अथॉरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू डू सो, दिल्ली वाली, and the principal CCIT, CCIT, PCIT, CIT in consequence of information in possession has reason to suspect that such books of account, other document, money, bullion, jewelry or other valuable article or things of assessee are kept in any building, place, vessel, vehicle, aircraft not specified in the search warrant। अब दिल्ली वाली जो टीम गई थी उसके सर्च वारंट में मेंशन नहीं है। ही में ऑथराइज मतलब मुंबई वाला, कौन सा? अंधेरी वाला। The authorized officer to search such other building, place, vessel, vehicle or aircraft, such authorization shall be given in form 45B, section 132(1)A, section 132(1)A। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कह रहा है, एक वर्ड यहां पे बोल्ड कर रहा है कि रीजन टू सस्पेक्ट। अगर उसके पास डाउट है, जो लोकल अथॉरिटी, लोकल कमिश्नर है वहां का, जो उस पर्टिकुलर एरिया का सीआईटी या जो भी पीसीसीआईटी है, उसके पास रीजन है कि भैया यहां पर कुछ बात बन सकती है, यहां पर अगर रेड वेड करी जाए एसएससी पे तो कुछ डॉक्यूमेंट, बुक्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी वगैरह मिल सकते हैं। अगर उसके पास ऐसा रीजन है, क्या ये रीजन उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है? ये हमने शायद पहले भी पढ़ा था कि रीजन टू सस्पेक्ट एज रिकॉर्डेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी शेल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन, एनी अथॉरिटी या एपलेट ट्रिब्यूनल। किसी अथॉरिटी या इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के सामने ऐसे रीजन को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 132(1)A। लेकिन मैंने कहा था अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीजन मांगे, क्या वहां पे डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाएगा? हाँ, वहां पे डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाएगा। और यही रीजन है कि एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 132(1)A में अथॉरिटी और इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल तक की बात करी गई है, यहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करी है। लेकिन हमने पहले डिस्कशन करा था कि इन केस अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के रीजन मांगते हैं किसी केस में, तो भैया आपको रीजन डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, इतनी बात हमने समझ ली। सेक्शन 132(1)A भी हमारा हो गया कंप्लीट। दोस्तों, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने सेक्शन 132 से रिलेटेड जितने वीडियो बनाए हैं सब सीक्वेंस में है, एक एक सेक्शन को हमने कवर करा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या जो भी आगे पार्ट बनेंगे, आप उनको पार्ट वाइज ही देखना, तो आपको पूरा सेक्शन 132 क्लियर हो जाएगा। हर कॉन्सेप्ट को मैंने
हर टॉपिक को मैंने इसके अंदर हर बात को डिस्कशन करा है। जितने रेलिवेंट केस लॉज हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में भी शायद मेंशन नहीं करें, आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम केस लॉज हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है जितने इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनको भी मैंने डाला है ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। चलिए आगे चलते हैं अदर पावर्स में। अब हमने कह दिया कि साहब ऑथराइज ऑफिसर की पावर किसके रेफरेंस में हो गई, असेसी के रेफरेंस में हो गई, बुक्स ऑफ अकाउंट के रेफरेंस में हो गई, और उसके बाद हमने फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो और ये सब हमने जो है पढ़ ली बातें। अब इसके बाद कुछ और भी पावर होती है। हाँ जी, और भी पावर होती है। क्या पावर होती है अब वो बात हम करते हैं। अदर्स पावर्स के बारे में बात होते हैं। ऑथराइजिंग ऑफिसर्स की अदर पावर क्या होती है, देखिए कुछ यहां पे सेक्शन बिल्कुल प्लेन है, कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, एक सिंपल सी आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है। कुछ जगह डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कुछ केस लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे, हालांकि हो सकता है वो सेक्शन छोटा सा लग रहा हो, लेकिन उसको समझने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ केस लॉज भी हैं ऐसे सेक्शन, जैसे सेक्शन 132(4) है, वो है 4-5 लाइन का, लेकिन उसमें मैं काफ़ी डिटेल आपसे डिस्कशन करूंगा, टाइम भी दूंगा। तो इस तरह से बातें हुई हैं। अदर पावर्स में ऑथराइज्ड ऑफिसर में रिक्विजिशन द सर्विस ऑफ। अब देखिए जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है जो रेड डालने जा रहा है उसके पास और क्या पावर हो सकती है, में रिक्विजिशन द सर्विस ऑफ, सर्विस मांग सकता है कौन, ऑथराइज्ड ऑफिसर। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में हमने सेक्शन पढ़ना शुरू करा था, मैंने कहा था जो रेडिंग पार्टी होती है उसमें 40 से 50 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऑफिस होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, और भी दुनिया भर के तमाम लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी का कोई एक असिस्टेंट कमिश्नर या जो भी ऑथराइज ऑफिसर वो अकेला जाएगा रेड डालेगा, ऐसा नहीं होता। पूरी एक टीम जाती है, और अगर कोई बड़ा एसएससी है या मान लीजिए उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, कंपनी बहुत बड़ी है, या घर काफ़ी बड़ा है और कई जगह घर है, तो बहुत बड़ी टीम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तब जाके रेड होती है। तो ऑथराइज ऑफिसर में रिक्विजिशन द सर्विस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स और एनी ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ बोथ। पुलिस ऑफिसर की तो हेल्प चाहिए ही होगी। अगर देखिए पुलिस ऑफिसर नहीं होगा तो भैया हो सकता है आपको कोई रेडिंग पार्टी को कोई अंदर ना घुसने दे, उनसे गुंडागर्दी करे, मार पिटाई करने लगे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके अलावा हो सकता है उस टाइम जहाँ पे रेड करी गई है वहाँ पे ऑफिसर्स कम हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऑफिसर्स कम हैं, तो लोकल कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अगर वहाँ अवेलेबल हैं या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उनके कुछ ऑफिसर्स की भी हेल्प ली जा सकती है रेड करने के लिए। ठीक है, पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जो कि किसका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, सेंटर, क्योंकि क्यों है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंटर के अंदर है, हालांकि पुलिस तो स्टेट के अंदर है। ठीक है, पुलिस स्टेट के अंदर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे, क्योंकि देखिए पुलिस का काम क्या है, अब ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले अंदर घुस के वो ज्वेलरी गिन रहे हैं, वो नहीं साहब, पुलिस का काम क्या होगा कि आप हमारी हेल्प करिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां से जो सेकंड जिसके यहाँ रेड हो रही है वो कुछ अग्रेसिव हो या वो हमला कर दे, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो सिक्योरिटी पर्पज से पुलिस को रखा जाता है। ऑथराइज ऑफिसर में रिक्विजिशन द सर्विस ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर या बोथ। और ये वाली जो लाइन है ना, ये पहले ये लाइन नहीं थी, फाइनेंस एक्ट 2023 से इसको इंसर्ट करा गया है कि ऑथराइज ऑफिसर में रिक्विजिशन द सर्विस ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दोनों से, और एनी पर्सन और एंटिटी या कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको अप्रूव करा है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने या चीफ कमिश्नर ने, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ने या डायरेक्टर जनरल में, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। अब देखिए यहां पे फाइनेंस एक्ट 2023 में कितनी अच्छी बात वाली, पहले क्या था ना, पहले बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि पुलिस ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी होगी, इसके अलावा किसी की हेल्प नहीं ली जा सकती। अब कई बार दिक्कत होती थी, नहीं है वहां पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं, क्या करें, रेट कैंसिल कर दे, रेट कैंसिल नहीं हो सकती, रेट पोस्टपोन नहीं हो सकती। ये मैंने आपको एक पूरनमल का केस भी बताया था, उसने बोला था साहब मैं घर पे नहीं हूँ, मेरी बीवी अकेली है, मेरे 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, मेरे पैरालाइज पिताजी हैं, धनतेरस का दिन है, आप चाहते तो रेट को पोस्टपोन कर सकते थे, लेकिन वहां पे डिसाइड किया, पूरनमल के केस में कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए हम मानते हैं थोड़ा सा इरेगुलरिटीज हुई हैं, थोड़ा सा अनएथिकल हो सकता है, फेस्टिवल दिन पे हुआ, लेकिन रेड का पर्पस है कि भाई रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना।
अब यहां पर भी बात यह थी कि साहब पुलिस ऑफिसर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कई बार अवेलेबल नहीं है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर। तो एक अमेंडमेंट लाई गई, बोला गया कि या तो कोई ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी एंटिटी जिसे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल अप्रूव कर दे रेडिंग पार्टी की हेल्प करने के लिए, वो भी अलाउड है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन थोड़ा ज्यादा कर दिया गया, थोड़ी पावर और दे दी गई। टू असिस्ट हिम इन कैरिंग आउट द सर्च ऑपरेशन एंड शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सच पर्सन एंटिटी टू कंप्लाई विद सच रिक्विजिशन, सेक्शन 132(2). अब ऐसे पर्सन जो कि रेडिंग पार्टी की हेल्प कर रहे हैं भैया, उनको सारे कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि इनकम टैक्स ऑथराइजिंग ऑफिसर उनको बोल रहा है कि भैया ऐसे काम करिए। हो सकता है हमको कैश गिनने के लिए बैठा देगा, किसी घर में रेड में 100 करोड़ कैश निकला है। अब 100 करोड़ कैश निकला है, तो अब हो सकता है 10 इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, वो कहते दिन भर यही काम करते रहेंगे, नहीं साहब। तो बाकी डिपार्टमेंट की भी हेल्प ली जा सकती है। तो ये था सेक्शन 132(2). आगे चलते हैं, आगे क्या बातें। और अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार इसमें केसेस भी है। सेक्शन 132(4) सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, देखिए। ये सेक्शन बेसिकली बात करता है पंचनामा से रिलेटेड, कि जब रेड डाली जाती है तो पंचनामा बनता है। जब रेड होती है, जब रेड कंक्लूड होती है, तो सेक्शन 132 बात करता है पंचनामा से रिलेटेड। पंचनामा क्या होता है सर? पंचनामा में ना सारी डिटेल होती है। सारी डिटेल कैसी, मतलब साहब उसमें अथॉरिटी, जो ऑथराइज ऑफिसर होते हैं, जो रेड वगैरह डालते हैं, वो पंचनामा प्रिपेयर करते हैं। जब रेड वगैरह सब कंक्लूड हो जाती है, उसमें लिखते हैं कि भैया हम कब आए, हम कब गए, अथॉरिटी ने कौन से लॉकर तोड़े, कौन से फोड़े, कहाँ कहाँ रेड डाली, कौन अवेलेबल था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है। इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस सेक्शन 132(4) में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है। जो लोग वहां अवेलेबल हैं उनके बयान लिए जाते हैं, उनको कसम दी जाती है, जो बोलना सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। स्टेटमेंट रिकॉर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेक्शन 132(4) में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है। और इस स्टेटमेंट रिकॉर्ड के पीछे भी बड़े बवाल हुए हैं। क्यों बवाल हुए? मान लीजिए जब रेड हुई, असेसी ने बोल दिया कि हाँ साहब मैं मानता हूं, ये 50 लाख रुपए जो हैं ये अनडिस्क्लोज इनकम है मेरी। असेसिंग ऑफिसर ने लिख दिया भैया ये सेक्शन 132(4) में, उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी और उसने मेंशन कर दी कि 50 लाख रुपए असेसी एक्सेप्ट करता है कि इसके अनडिस्क्लोज इनकम है। लेकिन जब रिटर्न फाइल करी असेसी ने, उसने 50 लाख रुपए की इनकम नहीं दिखाई। अब जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी थी, उसको कसम दी कि भैया जो बोलियो सच बोलियो, तुझे कसम है। उसने कहा कि हाँ साहब ये 50 लाख रुपए अनडिस्क्लोज इनकम है और आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रिटर्न फाइल करी तो मुकर गया। असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि भैया ये क्या, तुमने तो तब कहा था कि तुम्हारी इनकम अनडिस्क्लोज इनकम है, 50 लाख इनकम है, अब तुम इसको रिटर्न में नहीं दिखा रहे हो। उसने कहा वो तो मैंने मजाक में बोल दिया था, मेरे पे बड़ा दिमागी टेंशन थी, मेरे पे बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर, मैं थोड़ा डर गया था, मैंने प्रेशर में आपको 50 लाख रुपए बोल दिया। हाँ लेकिन वो मेरे नहीं थे, वो मुझे नहीं पता, वो तो मेरे अकाउंटेड इनकम है, आप देखिए मेरी अकाउंटेड इनकम है। अब इतने दिन में तो अकाउंट्स में हेराफेरी हो ही जाएगी। वो तो कह देगा साहब मैं भूल गया था आपको बताना है, मैंने प्रेशर में बोल दिया था, ये तो मेरी माँ की पुरानी प्रॉपर्टी है, मेरे भाई का था या मेरा इसका था, मेरा फलाना मेरा ढिमका था, वो तो बोल देगा कुछ भी मन में। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी कि हाँ भैया ये मेरी अनडिस्क्लोज इनकम थी, बाद में अपने स्टेटमेंट से मुकर गए, तो क्या होगा फिर उस केस में, क्या होगा, ये भी हम बात करेंगे, बड़ा अच्छा डिस्कशन करेंगे इसमें भी। तो सेक्शन 132(4) में बेसिकली पंचनामा किया जाता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, सारी डिटेल लिखी जाती है कि कब आए डिपार्टमेंट, कब गए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे? बहुत सारे फालतू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है असेसिंग ऑफिसर पूछे भैया आपकी शादी कब हुई थी, आपके बच्चे कितने हैं, शादी में कितना खर्च हुआ था। पहले होंगे फालतू के क्वेश्चन।
पहले होंगे फालतू के क्वेश्चन, धीरे 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 वो काम के क्वेश्चन में आने लगेगा। अब उससे पूछा आपकी शादी कब हुई थी एसएससी से, वो एसएससी ने खुश हुआ, अरे मेरी शादी हुई थी 10 साल पहले, 15 साल पहले। अच्छा 15 साल पहले शादी हुई थी, वाह आपने तो बड़ा बढ़िया खर्च करा होगा। हो सकता है वो लहजे लहजे में बोल जाए, हाँ यार मेरी शादी में ना 20 25 30 50 लाख रुपए खर्च कर दिए थे मैंने, तो बस पकड़ लिया उसको। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने का मतलब है कि असेसिंग ऑफिसर जो भी वहां पे रेट डाली पार्टी है वो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उठ पटांग क्वेश्चन करेंगे, और ये लॉ में भी लिखा है। अच्छा अब ऐसा हो सकता है कि ये बोल दे एसएससी की साहब आप मुझसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने आए हो लेकिन ये फालतू के क्वेश्चन कर रहे हो, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन लॉ में स्पेशली लिखा है कि सेक्शन 132(4) के पास असेसिंग ऑफिसर के पास पूरी पावर है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो उसके शादी से रिलेटेड हो, चाहे शादी के खर्चे से रिलेटेड हो, चाहे उसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे उसकी इनकम से रिलेटेड हो, चाहे उसकी फैमिली से रिलेटेड हो। ये लॉ में लिखी है बात कि असेसिंग ऑफिसर के पास, ऑथराइज ऑफिसर के पास ये पूरी पावर है, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 132(4) में पंचनामा सारी तैयार किया जाता है, सारी डिटेल लिखी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, फालतू के भी होते हैं, काम के भी होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है। अब जरा हम इस प्रोविजंस को पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ इसके केस लॉज देखेंगे। अब देखिए प्रोविजन क्या कहता है, बहुत बढ़िया सेक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है, मजेदार भी है पढ़ने में। कहता था ऑथराइज ऑफिसर में एग्जामिन ऑन ओथ, कसम दे देंगे तुझे मेरी कसम है, कसम तेरी कसम। The authorized officer may examine an oath any person who is found to be possession or control of any books of account, document, money, bullion, jewelry। तब उस जो पर्सन के पास बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, कैश वगैरह, वैल्यूएबल आर्टिकल कुछ भी मिलेगा उसको एग्जामिन करा जाएगा, उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी कि भैया ये आपके पास कहां से आया, कैसे लाए हो आप, सारी डिटेल लिखी जाएगी। However, the examination of any person may be not merely in respect of books of account, other document or asset found as a result of the result of the search। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि साहब जो एग्जामिनेशन हो रहा है ना पर्सन, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं होगा, किस 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 चीज से लिमिटेड नहीं होगा कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट जो कि सर्च में मिला है, सिर्फ उससे रिलेटेड वो एग्जामिनेशन नहीं होगा। भाई हमने पहले पढ़ा कि सेक्शन 132(4) के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी, एग्जामिन करा जाएगा उसमें जो पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी के पोजीशन में मिला है। लेकिन इसमें एक बात लिखी गई है कि सब ये एग्जामिनेशन सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी तक लिमिटेड नहीं होगा ये, बट इन ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स। अब ये मैटर्स कौन से हो सकते हैं, सब कोई भी मैटर्स हो सकते हैं, कोई भी मैटर हो सकता है। कौन सा मैटर, जो कि रेलिवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर द एक्ट। एनी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन जो सर्च से रिलेटेड ना हो, कोई और इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, किसी और एसएससी से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड भी बातें पूछी जा सकती हैं। तो सेक्शन 132(4) में भी बहुत पावर दी गई है, उसमें स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि भैया एग्जामिनेशन या जो क्वेश्चनिंग होगी वो सिर्फ आपकी सर्च से रिलेटेड नहीं होगी, या जो बुक्स ऑफ अकाउंट मिले हैं सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं होगी, बल्कि किसी और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड भी हो सकती है। हो सकता है आपके पास कुछ कैश मिला, आपने कहा कि भैया 50 लाख रुपए ये जो है मुझे रेंट मिला था किसी पर्सन से। अब आपसे उस पर्सन की डिटेल भी मांगी जा सकती है, बिल्कुल मांगी जा सकती है, क्योंकि ये डिटेल हो सकता है उस दूसरे एसएससी की इन्वेस्टिगेशन में काम आ जाए, किसी और प्रोसीडिंग से रिलेटेड पे काम आ जाए। तो उन सब मैटर्स पे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, एग्जामिनेशन की जा सकता है, जो किसी उन सब मैटर पे एग्जामिनेशन किया जा सकता है जो किसी इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड हो या किसी इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से हो। ठीक है, सेक्शन 132(4) बात बोलती है। अब इसमें हम जरा केस लेते हैं, बहुत ही बढ़िया केस है। सॉरी, देखिए केस क्या था। असेसी थे जिनका नाम था जाट वाला नाम था इनका बन्ना लाल जाट,
कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। असेसी था, असेसी का नाम था बन्ना लाल जाट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। इन असेसी के रेजिडेंस पे रेड पड़ी। असेसिंग ऑफिसर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स था, इससे रेड डाली। बन्नालाल जाट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के रेजिडेंस पर, घर पर रेड डाली और वहां से एसीआईटी को 1,21,43,210 रुपए कैश मिला। 1,21,43,210 रुपए कैश मिला। ठीक बात है। अब जब कैश मिला, जब सारा सर्च का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन करा कि साहब सेक्शन 132(4) के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है। एसीटीआई ने, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 132(4) में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी और उस स्टेटमेंट में बन्नालाल जाट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का कहा, देख तुझे तेरी कसम है, सच सच बोलियो, झूठ मत बोलियो। उसने कहा कि साहब मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, ये अनडिस्क्लोज इनकम ही है। जो आपको 1,21,43,210 रुपए मेरे घर से कैश के रूप में मिला है, मैं मानता हूं, असेसी ने बोला, मैं मानता हूं ये अनडिस्क्लोज इनकम है, जो कि मैंने नहीं दिखाई, जिस पे मैंने टैक्स नहीं दिया। 132(4) में उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई। जरा ध्यान से समझना, 132(4) में उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई। जब रेड वगैरह कंप्लीट हो गई तो एसीटीआई को कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उन्होंने 131 का सम्मन भेज के कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन मंगाई, उस 131 में भी, 131 के सम्मन में भी बन्नालाल ने एक्सेप्ट करा कि ये वाली इनकम इनकी अनडिस्क्लोज इनकम है। ये दोनों इन्होंने 132(4) में स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराया और 131 के सम्मन में भी इन्होंने एक्सेप्ट करा कि 1,21,43,210 रुपए मेरी अनडिस्क्लोज इनकम है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात थी। असेसिंग ऑफिसर भी खुश हो गया कि बड़ा बढ़िया आदमी है यार, इसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, ये तो कसम को सच मान लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मेरी अनडिस्क्लोज इनकम है। ठीक बात है। अब रिटर्न फाइल करने का टाइम आया। असेसिंग ऑफिसर ने कहा, देखिए बन्नालाल, बड़े बढ़िया आदमी हो आप, एक काम करना, अब जो अपनी रिटर्न जब फाइल करोगे इसमें इनकम दिखा देना, आपकी अनडिस्क्लोज इनकम होगी, टैक्स वगैरह पेनल्टी वगैरह जो लग के काम खत्म हो जाएगा आपका भी। लेकिन जब रिटर्न फाइल करी बन्नालाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने, जब रिटर्न फाइल करी तो उसने अपनी रिटर्न में 1,21,43,210 रुपए को नहीं दिखाया। उसने इस इनकम को अपने रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं दिखाया। असेसिंग ऑफिसर का दिमाग खराब हो गया। असेसिंग ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस भेज दिया और बोला कि मुझे रीजन बताओ कि आपने 1,21,43,210 रुपए अपनी इनकम में क्यों नहीं दिखाया, जबकि आपने 132(4) में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है प्लस 131 में जो सम्मन भेजा था उसमें आपने एक्सेप्ट करा था ये आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है। बन्नालाल यहां से मार गया पलटी। उसने कहा, सर देखिए, जिस टाइम मैंने आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी और जब मैंने सम्मन में रिप्लाई करा था, उस टाइम मेरा दिमाग हिल गया था, मैं अंडर प्रेशर में था, मेरे घर में मानसिक तनाव था, मैं घर की परेशानी से जूझ रहा था, मैं थोड़ा अंडर प्रेशर में था और मैंने आपको वो अंडर प्रेशर में कैश सरेंडर कर दिया। लेकिन वो अनडिस्क्लोज इनकम नहीं है, वो मेरा नहीं है। इस तरह से उन्होंने बात बनाई। असेसिंग ऑफिसर ने कहा, भाई ये नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। आपने पहले कहा आपका कैश है, अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब ये तो मेरा है ही नहीं, आपने जो कैश सरेंडर करा है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट आपने मुझसे प्रेशर में लिया, अब तो ये बात बोल रहे हो। असेसी ने बोला, नहीं साहब ये बात नहीं चलेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको टैक्स इस पर देना पड़ेगा, आपकी इनकम है, आपको सारी पेनल्टी प्रोसीडिंग जो भी होगी आपको भरनी पड़ेगी।
बन्ना लाल चला गया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में, उन्होंने सारी बात सुनी, कमिश्नर साहब ने सारी बात सुनी। उन्होंने कहा बन्ना लाल तुम देखो बहुत चालू मत बनो, तुमने पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, इनफैक्ट तुमने 131 के संबंध में भी एक्सेप्ट करा कि अनडिस्क्लोज इनकम है, तो ये ही आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है, ये मान लो। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने बन्ना लाल की अपील को रिजेक्ट कर दिया। ये पहुंच गया आगे इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में, एपलेट ट्रिब्यूनल ने बात सुनी। एपलेट ट्रिब्यूनल कहे बन्ना लाल क्या बात कर रहे हो यार, तुमने 132 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, तुम सारी बात कह रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि तुम्हारे प्रेशर में उसने भी अपील मान ली। नहीं बात, ये तुम गलत बात बोल रहे हो। उसने भी, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपील उसकी कर दी, रिजेक्ट की। नहीं साहब ये गलत बात है, ये आपका ही पैसा है, आपको इसके इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बन्ना लाल भी ढीठ आदमी, ये पहुंच गया हाई कोर्ट, ये पहुंच गया हाई कोर्ट। ये पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी इसकी अपील को डिसमिस कर दिया और इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन को ही अपहोल्ड कर दिया, मतलब इसको ही सही ठहरा। उसने, हाई कोर्ट ने भी यही स्टेटमेंट दिया कि साहब ऐसा नहीं है कि पहले आपने स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि जब आपसे स्टेटमेंट दी जा रही थी तो हम आपको एग्जामिनेशन ऑन ओथ, मतलब कसम दे के, मतलब आपके ये बोलते भी है जो बोलो सच बोल रहे हैं, अब आप कह रहे हो कि ये तो मेरा पैसा नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई वो लीगली वैलिड है और उसी स्टेटमेंट के बेस पे आपका असेसमेंट किया जाए, उसी स्टेटमेंट के बेस पे आपका असेसमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से बन्ना लाल जाट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के केस में कोर्ट ने भी यही बोला कि भैया आपकी बात नहीं मानी जाएगी और आपने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है वो पूरी तरह से सही माना जाएगा। देखिए यहां पे मैंने डिसीजन इसका लिखा हुआ है, बन्ना लाल के केस में बन्ना लाल का केस कहां है भाई, ये रहा है, देखिए वेयर हाई कोर्ट upheld addition made by authorities below relying upon statement made in course of search proceeding by director of assessee company. Since the assessee failed to discharge its burden, that admission made by director on statement was wrong and said statement was recorded under duress and caution, मतलब under pressure. अच्छा, अब ये भी बड़ा ढीठ था बन्ना लाल, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी है, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल अगेंस्ट डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट वाज डिसमिस। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको उठाकर डिसमिस कर दिया कि भाई आपने जो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में SLP फाइल करी है वो वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये कितना ढीठ आदमी था, कमिश्नर ऑफ अपील ने रिजेक्ट कर दिया, इनकम टैक्स एपलेट ने रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वहां पर भी इसके SLP को रिजेक्ट कर दिया गया। Where High Court upheld addition made by authorities below relying upon statement made in course of such proceeding by director of assessee company, ये बन्ना लाल डायरेक्टर था कंपनी का। Since assessee failed to discharge its burden, that admission made by director in his statement was wrong and said statement was recorded under pressure। देखिए वो प्रूव नहीं कर पाया। अगर अभी हम एक और केस देखेंगे मैक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का, अब जो बन्ना लाल था ये प्रूव नहीं कर पाया कि उसने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है वो अंडर प्रेशर रिकॉर्ड कराई है, तो कोर्ट ने बोला कि साहब आप प्रूव नहीं कर पाए, अगर आप प्रूव करते तो हम बात अलग होती, आप प्रूव नहीं कर पाए हो, इसलिए आपने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है वो वैलिड है और सुप्रीम कोर्ट ने भी SLP को डिसमिस कर दिया। ठीक है, चलिए एक केस और देखते हैं। इस केस में ना देखिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें बहुत सारे ट्रस्ट थे, अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, इसमें बहुत सारे ट्रस्ट थे जो एक दूसरे से फंड का इधर उधर ट्रांसफर करते थे। इसमें लेकिन कोर्ट ने एक अच्छी बात बोली कि साहब आपने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है वो वैलिड है, लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट को आप कह रहे हो कि आपने प्रेशर में रिकॉर्ड कराई थी और आप इस बात को प्रूव करते हो और कुछ उन्होंने प्रोसीजर बताए कि साहब इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो, तो हम मान लेंगे कि आपने वो गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा ली थी, तो वो कंटेंट गलत थे, वो इस केस में बताया गया है। तो इसका भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल सा है, बहुत सारे ट्रस्ट हैं इसमें।
लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ समझाने की। हालांकि मैं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का कहाँ रेफरेंस आएगा उससे शायद उतना ना कनेक्ट कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए क्या था केस। केस था हमारा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट का नाम था श्री वेंकटेश्वरा एजुकेशनल एंड वेंकटेश्वरा एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रस्ट। एक ट्रस्ट था, ये बेसिकली असेसी है। किसका असेसी है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन, मतलब जो एग्जम्पशन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और जो अप्रूव करते हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बेसिकली ये जो है ट्रस्ट डीएसीआईटी का असेसी है, मतलब डीसीआईटी ने इस पर थोड़ा स्क्रूटनी वगैरह करी। देखते हैं क्या है। इस ट्रस्ट को ना सेक्शन 12A की एग्जम्पशन मिली हुई थी। सेक्शन 12A में एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड था और अपनी इनकम को एग्जाम करता था। ठीक है, ये अभी फैक्ट्स हैं थोड़ा सा कि श्री वेंकटेश्वरा एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रस्ट सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड था और अपनी जो है इनकम एग्जाम करता था। इसने जो असेसमेंट ईयर 11-12 की रिटर्न फाइल करी वो एज अ निल फाइल करी, क्योंकि 12A में इनकम जो है उसकी रजिस्टर्ड था, तो जो इनकम थी उसकी एग्जाम थी, उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी निल। डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने क्या काम करा, इसकी 11-12 की रिटर्न को ना स्क्रूटनी पे लगा दिया। सेक्शन 132 133 1 में इसने जो रिटर्न फाइल करी 11-12 असेसमेंट 11-12 की, उसको जो है स्क्रूटनी पे लगा दिया और सेक्शन 143(2) में नोटिस इशू करा। स्क्रूटनी के दौरान पता चला ऑफिसर को कि साहब इसको 9,90,50,000 वॉज रिसीव्ड बाय असेसी। ये जो ऊपर ट्रस्ट की हमने बात करी, इसको 9,90,50,000 का डोनेशन मिला है एज कॉर्पस डोनेशन। इसको डोनेशन मिला है, इस ट्रस्ट को 9,90,50,000 का कॉर्पस डोनेशन मिला है। किससे मिला है? कॉर्पस डोनेशन मिला है किस किस से मिला है? एक ट्रस्ट है मैक चैरिटीज, एक ट्रस्ट है मैक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और एक ट्रस्ट है स्पाइक एजुकेशनल फाउंडेशन। तो फैक्ट कुछ इस तरह थे कि श्री वेंकटेश्वर एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रस्ट की रिटर्न जो असेसमेंट ईयर 11-12 फाइल में फाइल करी एज अ निल फाइल करी, डीसीआईटी ने स्क्रूटनी करी, नोटिस भेजा और उसको पता चला कि भैया इस ट्रस्ट को 9,90,50,000 रुपए कॉर्पस डोनेशन मिला है इन तीन ट्रस्ट से उस हेल्थ ट्रस्ट को, वेंकटेश्वर वाले ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिला है 9,90,50,000 रुपए। और डिटेल में जब पता चला इन ट्रस्ट को वो पैसा बहुत सारे लोगों से मिला था, और डिटेल पता चली कि ये जो पैसा जो इन ट्रस्ट ने वेंकटेश्वर को डोनेट करा है, इन ट्रस्ट को पैसा वो बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन से मिला था, वो नंबर ऑफ पर्सन से मिला था। अब असेसिंग ऑफिसर भी ढीठ, उसने इन नंबर ऑफ पर्सन को सम्मन इशू कर दिया कि भैया इंफॉर्मेशन दो हमें। असेसिंग ऑफिसर ने इन नंबर ऑफ पर्सन को, क्योंकि इन नंबर ऑफ पर्सन ने इन तीन ट्रस्ट को पैसा दिया, इन ट्रस्ट ने वेंकटेश्वर को पैसा दिया, तो पैसा इस तरह से घूम रहा था।
असेसिंग ऑफिसर ने इन नंबर ऑफ पर्सन को, बहुत सारे को, सबको सम्मन इश्यू कर दिया और इन नंबर ऑफ पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी अंडर सेक्शन 132(4) में। इन लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई सेक्शन 132(4) में और डिटेल पता चली। देखिए इसमें ना पूरा ट्रस्ट में कैसा पैसा घूमता है वो सारी बातें हो रही हैं। अब उसके बाद और आगे चलते हैं, और आगे काम क्या हुआ, और आगे क्या काम करूंगा। आगे बात और ये पता चली कि साहब ये वाला जो अमाउंट था ना, जो कि इसको मिला था, किससे, इन 4 ट्रस्ट थे, इसने ये पैसा फिर घुमाया और ये पैसा दे दिया, डोनेट कर दिया यूनाइटेड एजुकेशनल फाउंडेशन को। देखिए वेंकटेश्वर को ट्रस्ट को पैसा मिला 9,90,00,000। 3 ट्रस्ट थे, मैक चैरिटीज, मैक पब्लिक चैरिटेबल और एक था स्पाइक एजुकेशनल, इनसे वो पैसा मिला। इन ट्रस्ट को नंबर ऑफ पर्सन से पैसा मिला, उन नंबर ऑफ पर्सन को सम्मन भेज दिया। 9,90,00,000 जो वेंकटेश्वर के पास आया था, वेंकटेश्वर ने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया यूनाइटेड हेल्थ फाउंडेशन को। यहां पर क्यों ट्रांसफर करा, यहां पर पैसा इसलिए ट्रांसफर करा ताकि एक कॉलेज था श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। और ये जो कॉलेज था वो बेसिकली इस वाले ट्रस्ट का ही था। देखिए इसका थोड़ा सा नेक्सस समझने में आपको हो सकता है दिक्कत आए, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि केस थोड़ा सा ट्रस्ट से रिलेटेड ज्यादा घूम रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कलर ले लेते हैं हम जरा ब्लू, इस वाले में वेंकटेश्वर एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रस्ट था। इस पर डीसीआईटी ने स्क्रूटनी करी, सेक्शन 143(1), 143(2). क्यों? क्योंकि असेसमेंट ईयर 11-12 में इसने नील रिटर्न फाइल करी थी। 12A में यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड था। इस ट्रस्ट को 9,90,50,000 रुपए मिले एज अ कॉर्पस डोनेशन। किससे मिले? मैक चैरिटीज, मैक पब्लिक चैरिटेबल और स्पाइक एजुकेशनल फाउंडेशन से मिले। इन ट्रस्ट ने वेंकटेश्वरा को ट्रस्ट पैसा भेजा 9 करोड़, और इन ट्रस्ट को ये पैसा कहां से मिला था? बहुत सारे लोगों ने डोनेट करा था, नंबर ऑफ पर्सन को। डीसीआईटी को डाउट हुआ, इन्होंने इस नंबर ऑफ पर्सन को 132 सम्मन इश्यू करा और इन लोगों की 132(4) में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करा गया। तो पता चला कि ये जो 9,90,50,000 रुपए हैं जो कि ट्रस्ट में थे, इस ट्रस्ट ने इस पैसे को मूव कर दिया यूनाइटेड एजुकेशन फाउंडेशन में। क्यों मूव कर दिया? इसलिए मूव कर दिया कि साहब श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, मतलब वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए। जी हां, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए कि पहली बात तो जो असेसिंग ऑफिसर ने कंक्लूड करा, पहली बात क्या कंक्लूड करा उसने कि यूनाइटेड एजुकेशनल फाउंडेशन, मैक चैरिटीज, मैक पब्लिक चैरिटेबल, स्पाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब इनके बीच में नेक्सस है, कंट्रोल है या लिंक है, आपस में तीनों चारों लिंक है। अब जरा इस केस को अच्छे से समझना, क्या प्रॉब्लम हुई है कि साहब ये जो मैक चैरिटीज है, मैक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, स्पाइक एजुकेशन फाउंडेशन है, इनको बहुत सारे लोगों से पैसा मिला। इस पैसे को इन्होंने वेंकटेश्वर ट्रस्ट को दिया,
वेंकटेश्वर ट्रस्ट ने ये पैसा यूनाइटेड फाउंडेशन को दिया। यूनाइटेड फाउंडेशन को इसलिए दिया गया ताकि श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। अब आप इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि साहब ये जो सारे ट्रस्ट है ना, ये आपस में मिले हुए हैं। आपस में मिले हुए हैं मतलब बात ये हुई, बात यहां पर ये थी, ये जो नंबर ऑफ पर्सन थे ना साहब, ये उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे जिन्हें इस कॉलेज में अपने बच्चों के लिए एडमिशन चाहिए था। बहुत जबरदस्त लिंकिंग है यहां पर, ट्रस्ट में कैसे खेल हो रहा है। ये जो नंबर ऑफ पर्सन थे, ये बेसिकली वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे जिनको श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अपने बच्चों के लिए एडमिशन चाहिए था। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इनको कहा गया कि भैया आप ना कैपिटेशन फीस दो। कैपिटेशन फीस वो अमाउंट होती है जो फीस से भी ऊपर अबव ली जाती है। भाई एक तो फीस है कि जो कॉलेज वाले अपने रिसिप्ट बना के देंगे, लेकिन कॉलेज वालों का पेट कहां भरता है? पैसों की भूख है। उन्होंने कहा हमें कैपिटेशन फीस कही है। अगर डायरेक्टली कॉलेज कैपिटेशन फीस मांगेगा तो तमिलनाडु की जो एजुकेशन सोसाइटी है वो इनको पकड़ लेगी, वो इनको धर लेगी, तो डायरेक्टली नहीं मांग सकते। उन्होंने कहा एक काम करो, पेरेंट्स सुनो, आप एक काम करो, हमारे 3 ट्रस्ट हैं, मैक चैरिटीज, मैक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, स्पाइक एजुकेशन फाउंडेशन। आप यहां पर डोनेशन दो, और डोनेशन अपने नाम पे मत देना, क्योंकि आप अगर अपने नाम पे दोगे तो हम पकड़े जा सकते हैं। आप अपने नाम पे मत दो, आप अपने रिलेटिव्स के नाम पे या अपने फ्रेंड्स के नाम पे वो डोनेशन यहां पर दो, ठीक है? वो डोनेशन ये लोग यहां देते थे, ये ट्रस्ट पैसा मूव कहां कर देता था? ये पैसा कहां मूव कर देता था? यहां पर इस वाले ट्रस्ट में पैसा मूव होता था। ये वाला ट्रस्ट कहां पैसा मूव कर देता? यूनाइटेड एजुकेशन फाउंडेशन में मूव कर देता था, अपने पास नहीं रखता था। और ये इसलिए यहां रख कर देता था क्योंकि इस वाले कॉलेज में एडमिशन जिनको चाहिए वो पैसा इन ट्रस्ट के थ्रू यहां पहुंच रहा था। और इस ट्रस्ट और इस ट्रस्ट में आपस में तगड़ा कनेक्शन था, एक ही एसएससी थे ये, बेसिकली दोनों सिंगल एसएससी थे, 1 एसएससी थे। तो कॉलेज पे पैसा डायरेक्टली ना पहुंचकर इनडायरेक्टली रूट होकर पहुंच रहा था। पैसा यूनाइटेड एजुकेशन तक पहुंचाना था, लेकिन रास्ता क्या था? ये वाला ट्रस्ट, फिर यहां से फिर ये वाला रूट हो गया यहां पर, फिर ये वाला रूट हो गया यहां पर। जो लोग कैपिटेशन फी देना चाहते हैं, जिनको इस कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उन्हें कैपिटेशन फी देनी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कैपिटेशन फी रिसीव नहीं कर सकता, पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारे ट्रस्ट को अब कैपिटेशन फीस दो, डोनेशन दो, कोर्पस डोनेशन दो, लेकिन अपने नाम पे मत देना क्योंकि हम पकड़े जा सकते हैं। तो इस तरह से पैसा रूट करवा के वो इंजीनियरिंग कॉलेज तक पैसा जाता था, ठीक है? अब केस क्या है यहां पर? केस ये है कि डीसीआईटी ने, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई 132(4) में, उस केस के बेस पे उसने कहा कि भैया इनका जो है एग्जम्पशन वगैरह खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट चैरिटेबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। और इस तरह से उसने जो है ये बातें बोली। अब कोर्ट ने इसमें जो डिसीजन दिया, हालांकि इस केस का आप अगर देखोगे तो नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, कहानी और भी थी, लेकिन अभी हम इतना समझते हैं क्योंकि इतना ही रेलिवेंट पार्ट था, बाकी कहानी और बहुत बड़ा लंबा लेंदी केस है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने स्ट्रेस का डिस्कशन क्यों करा? देखिए, जैसा मैंने बन्नालाल में बोला कि भैया अगर आपने एक बार अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी तो आपकी स्टेटमेंट माना जाएगा, वही सही है। आप कितना चिल्ला लो कि आपने अंडर प्रेशर में दी थी, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। इस चीज को दोबारा रिकंफर्म करा मद्रास हाईकोर्ट ने, दोबारा इस चीज को कंफर्म करा मद्रास हाईकोर्ट ने, और मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि असेसिंग ऑफिसर को जो स्टेटमेंट दी गई है 132(4) में, नंबर ऑफ पर्सन ने है जिससे भी उसने स्टेटमेंट दी है,
उसके हिसाब से उसने जो है सारा खेल इनका खोला है और उन्हीं स्टेटमेंट के बेस पे असेसिंग ऑफिसर ने भी डिमांड करी है कि भैया इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। हम उस असेसिंग ऑफिसर की 132(4) में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है उसको लीगल फोर्स मानते हैं और उसके बेस पे कार्रवाई कर सकते हैं, उसी के बेस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 132(4) में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है उसका लीगल वैलिड है वो, और उसके बेस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन कहता है कि भैया उसने 132(4) में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है वो तो नशे में था या प्रेशर में था, उसका दिमाग काम नहीं करा, उसने गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, अगर कोई ऐसा बोलता है हम उसकी बात को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आदमी घबरा के उसने कुछ गलत बात बोल दी है, ऐसा पॉसिबल है, कोर्ट ने बोला ये पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा है कि वो कह रहा है कि 132(4) में जो उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है वो गलत है, तो उसको शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा कि भैया उसने जो स्टेटमेंट कराई है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने 8 महीने बाद बोलोगे अच्छा जो 6 महीने पहले मैंने स्टेटमेंट कराई थी वो तो गलत थी, वो तो मैंने प्रेशर में, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया, आप कह रहे हो कि वो गलत है, तो आपको देखिए क्या बोला कोर्ट ने, स्टेटमेंट गिवन टू असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 132(4) हैव लीगल फोर्सेस अनलेस रिट्रैक्शन मतलब विड्रॉल ऑफ स्टेटमेंट आर मेड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कि जो स्टेटमेंट 132(4) में वो लीगल स्टेटमेंट है, अगर ऐसा नहीं है, अगर किसी को अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ करनी है तो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कर ले, जल्दी से कर ले उसको, प्लस एक एफिडेविट फाइल करे कि भैया मैंने जो बोला वो गलत बोला था, मुझसे जो बुलवाया गया वो एक अंडर प्रेशर में फोर्सफुली बुलवाया गया था, और हायर ऑफिशियल्स में इस बात की कंप्लेन लॉन्च करे, हम तब जाके मानेंगे कि स्टेटमेंट गलत थी। देखिए कोर्ट ने बोला स्टेटमेंट गिवन टू असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 134 हैव लीगल फोर्सेस एंड अनलेस रिस्ट्रिक्शन आर मेड विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम supported by affidavit swearing that contents are incorrect and it was obtained under force coercion and by lodging a complaint with higher officials। ऐसा हायर ऑफिशियल से कंप्लेन भी करो उसकी, सेम कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। अगर ऐसा आपने नहीं करा है तो आपकी स्टेटमेंट विड्रॉल नहीं की जा सकती है। बन्नालाल में तो क्लियर कर दिया कि भैया एक बार स्टेटमेंट दे दी तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में विड्रॉ करो, एक एफिडेविट फाइल करो, हायर ऑफिसर के पास कंप्लेन करो, कंप्लेन लॉन्च करो कि भैया मेरे से जो स्टेटमेंट ली गई थी वो मुझसे फोर्सफुली ली गई थी, मुझसे प्रेशर बना के ली गई थी, लेकिन मैं इसको रिट्रैक्ट कर रहा हूँ, अपनी विड्रॉल कर रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट को। अगर आपने ऐसा करा है तो कोर्ट ने बोला तो ही आपकी सेक्शन 134 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा गया है वो तभी विड्रॉल माना जाएगा। ठीक है, तो इन नटशल अगर मैं बोलूं तो 132(4) में जो स्टेटमेंट दी जाती है ना, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है असेसिंग ऑफिसर, वो असेसमेंट करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है उस पर एसएससी के साइन करते हैं, साइन करता है, आपने देखा होगा साइन करवाते हैं कि भैया देखो ये आपके यहां से मिला है 10 करोड़ ज्वेलरी, 20 करोड़ का कैश, ये वो फलाना डिमका, और फॉरेन करेंसी ये मिला वो मिला, साइन करो। अगर वो साइन कर रहा है इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया ये सब मेरा ही है। और अगर कहता है कि भैया मुझसे फोर्सफुली करा लिया तो फटाफट कंप्लेन लॉन्च करो कि भैया उस टाइम मैंने प्रेशर में कर दिया था लेकिन मेरा ये है नहीं, आपको प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे दो इंपॉर्टेंट कोर्स, बन्नालाल और कमिश्नर मैक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। अब आप कह रहे हो सर ट्रस्ट में हमने और भी ट्रस्ट की बात करें, लेकिन मैक पर क्योंकि अभी केस और भी आगे था, लेकिन हम उतना डिटेल नहीं, मैंने सिर्फ जितना रेलिवेंट पार्ट था आपको जितना समझाना था वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। चलिए जी, अब सेक्शन 132(4) के बाद एक सेक्शन आता है सेक्शन 132(4)(a) रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम बाद में बाकी सेक्शंस करेंगे।
एक सेक्शन करते हैं, सेक्शन 132(4) के बाद रिकॉर्डमेंट स्टेटमेंट करने के बाद उससे ही रिलेटेड है रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन, सेक्शन 132(4)(a, इसको देखते हैं। चलिए, चलिए जी, एक कॉन्सेप्ट होता है रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन मतलब वो प्रिजम्पशन जिसको आप अपोज कर सकते हो, मतलब जिसको आप कह सकते हो कि भैया ये गलत है, मैं इसको अपोज कर रहा हूं। अपोज नहीं मतलब खंडनीय है, जिसका विरोध कर सकते हो, अपोज कर सकते हो। ठीक है, क्या कहता है ये? इसको पढ़ने से पहले जरा हम सिंपल सा देख लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर आर हैं, यार आर नहीं लेता, आर से तो मेरा ही नाम होता है। मान लीजिए मिस्टर घनश्याम हैं, इनके यहाँ रेड पड़ी, इनके यहाँ रेड पड़ी। रेड पड़ने पे ऑथराइजिंग ऑफिसर ने एक डॉक्यूमेंट देखा, लेजर बुक थी, उसमें लिखा था 100 करोड़ की सेल, 60 करोड़ की परचेज, 5 करोड़ के एक्सपेंस, कुछ इस तरह से बातें लिखी हुई थी। एक डॉक्यूमेंट देखा, जिस डॉक्यूमेंट लिखा था लोन टू राम 1 करोड़, और इसमें साइन वगैरह भी हो रखे थे दोनों पार्टी के। कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले रेड के दौरान। अब ऑफिसर ने कहा कि साहब ये 100 करोड़ की सेल, 60 करोड़ की परचेज, 5 करोड़ के एक्सपेंस, इसका मतलब 35 करोड़ का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिख रहा है इस बुक से। और हमें ये भी पता चल रहा है, चलिए इसको एक की जगह 5 करोड़ कर लेते हैं, हमें ये भी पता चला कि 5 करोड़ का आपने लोन दिया अपने फ्रेंड को। ये सब क्या है? तो घनश्याम ने बोला कि सर क्या आप लेजर की बात कर रहे हो, 100 करोड़ सेल्स? अरे वो मैं अपने बच्चा का, मेरा बेटा जो है 12th क्लास के अकाउंट्स पढ़ता है, मैं उसको अकाउंट्स पढ़ा रहा था, तो मैंने ऐसे रफली लेजर में लिख दिया 100 करोड़ की सेल, 60 करोड़ की परचेज और 5 करोड़ का एक्सपेंस। मैं तो उसको पढ़ा रहा था, मैंने तो ऐसे मजाक मजाक में लिख दिया उसको पढ़ाते वक्त। ऑफिसर ने बोला अच्छा, एक लोन डॉक्यूमेंट मिला है हमें, 5 करोड़ का आपने अपने फ्रेंड राम को लोन दिया है, साइन वगैरह भी हैं। असेसी ने बोला लोन? अरे सर वो तो मैं मजाक, हम मेरा फ्रेंड राम है, हम दोनों मजाक मजाक में खेल रहे थे कि चल लोन डॉक्यूमेंट बना के देखते हैं कैसा बनता है, और मैंने मजाक मजाक में उसमें लिख दिया लोन टू राम, और हम दोनों ने साइन कर दी, और ऐसे ही खेल खेल रहे थे हम तो। असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि हमें पागल समझते हो क्या? उन्होंने कहा कि शायद आपने सेक्शन 132(4)(a नहीं पढ़ा है। असेसी, ऐसा लगता है कि शायद आपने सेक्शन 132(4)(a नहीं पढ़ा है। उस सेक्शन में लिखा है कि साहब आपके घर से जो भी चीज मिलेगी वो माना जाएगा असेसी आपकी है, जो भी डॉक्यूमेंट मिलेंगे वो माना जाएगा वो आपके हैं, उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा जाएगा वो माना जाएगा वो सच लिखा हुआ है। इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि आपको इस सेल से 35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, हम मान के चलते हैं कि आपने 5 करोड़ का लोन अपने फ्रेंड राम को दिया है। Reputable presumption. The law presumes in the course of such and seizure proceeding that law presume करता है कि books of account or other document and asset found in the possession of any person belong to such person. जिस person के possession से books of account, document, asset मिलेगी वो माना जाएगा उसी person की है। जो भी उस books of account, document में contents लिखे होंगे वो माना जाएगा true है। जो भी सिग्नेचर होगा एवरी पार्ट ऑफ सच बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट वो आर इन द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन हु कैन रीजनेबली अज्यूम टू हैव बीन साइन। जो भी सिग्नेचर वगैरह मिलेंगे असेसी के सिग्नेचर हैं तो हम मानेंगे वो असेसी ने ही उस पर सिग्नेचर करे हैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट या जो भी डॉक्यूमेंट। जैसे हमारे केस में हमने लोन डॉक्यूमेंट की बात करी है, लेजर की बात करी, हम मानेंगे, लॉ कहता है कि असेसिंग ऑफिसर मानेगा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो असेसी की है, जो भी इसमें बातें लिखी हैं वो सही लिखी हुई हैं, उस पर जो भी साइन है असेसी का अगर साइन है तो मानेंगे भैया वो असेसी ने ही साइन करे हैं।
अगर उस पर कोई स्टैम्प्ड है या अटेस्टेड है तो माना जाएगा स्टैम्प एग्जीक्यूटेड अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय हुम इट पर्पज टू हैव बीन सो एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड। अगर कोई अटेस्टेशन है या स्टैम्प वगैरह है तो माना जाएगा भैया असेसी ने अटेस्ट कराई है या असेसी ने इस पे स्टैम्प वगैरह लगाई है। मतलब ये प्रिज्यूम करा जा रहा है, यहां पर प्रिज्यूम करा जा रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं वो असेसी के हैं, जो बातें लिखी हैं वो ट्रू है। लेकिन मैंने बोला है कि ये रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, इसका विरोध किया जा सकता है, इस अजम्पशन का विरोध किया जा सकता है। नोट पढ़िए, कहते हैं कि साहब दिस इज अ रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन, इसको विरोध कर सकते हैं, इसका अपोज कर सकते हैं, लेकिन उस फैक्ट्स पे that with evidence the assessee may rebut the other presumption and prove that the facts are otherwise। लेकिन भैया assessee को अगर ये अपोज करना है तो assessee की लायबिलिटी है कि भैया आपको एविडेंस लाने पड़ेंगे और फैक्ट्स लाने पड़ेंगे जिससे आप ये प्रूव कर पाओ कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नहीं है, इस पे साइन मेरा नहीं है, ये लोन मैंने नहीं दिया, ये सेल मेरी नहीं है, ये परचेज मेरी नहीं है। ये एसएससी को एविडेंस लाके प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज एसएससी अगर ये प्रूव नहीं करता है, अपोज नहीं करता है, तो लॉ कहता है कि माना जाएगा ये एसएससी से रिलेटेड है, जिस पर्सन के यहां मिला है उससे रिलेटेड है, जिस पर्सन के नाम पर है उससे रिलेटेड है, जो भी कंटेंट्स हैं उसमें वो ट्रू हैं। ठीक है, तो ये होता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। रेट के टाइम जो भी मिलेगा वो सिर्फ एसएससी का ही माना जाएगा। हो सकता है एक्चुअल में किसी और का हो सकता है। मान लीजिए एसएससी के पास किसी और ने अपने 1 करोड़ रुपए लिखवाए कि भैया ले मेरे पैसे रख ले, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, सेफ नहीं है, तुम अपने मेरे पास रख ले। हो सकता है किसी और के हो, लेकिन क्योंकि एसएससी के पास मिले हैं, जिसके यहाँ रेड हुई है उसको मिले हैं, उसके यहाँ मिले हैं, तो भैया उसी के वो माने जाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो प्रूव नहीं करता कि भैया ये मेरे पैसा नहीं है। तो ये एक सेक्शन 132(4) प्लस 4A, ये 2 सेक्शन हमें जरा पढ़ने थे। इसके बाद हम जरा वापस से आते हैं अपने प्रोविजंस पे। तो सेक्शन 132(4) और सेक्शन 132(4A इतना डिस्कशन करने के बाद अब आगे का डिस्कशन मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 1 घंटे का हो गया और मैं कोशिश करता हूँ वीडियो 40-45 मिनट के आसपास ही रहे, ताकि आप लोगों को भी देखने में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।